ईरान ने अमेरिका और इसराइल के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज तैयार कर लिया है और ये सरप्राइज एक बैलिस्टिक मिसाइल की सूरत में है। एक ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल जो ड्यूरिंग द फ्लाइट अपना पाथ और अपना टारगेट चेंज कर लेता है। इसका मतलब ये है कि जब दौरान परवाज वो मिसाइल आगे बढ़ रहा होता है तो उसके बाद वो अपने हदफ के करीब पहुंचकर अपना हदफ बदल लेता है और कभी कभी अपनी समत बदल लेता है और उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है डिफेंस सिस्टम के लिए कि किसी तरह से उसको इंटरसेप्ट करके तबाह किया जा सके। इस मिसाइल ने काफ़ी कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए हैं पिछले कुछ एपिसोड्स के अंदर, जो ईरान बता रहा है। और आने वाले दिनों में जब ये हमला करेगा और खुलकर हमले किए जाएंगे ईरान की जानिब से, अगर किसी तरह का हमला होता है ईरान पर, तो उसके जवाब में जो हमले किए जाएंगे वो बहुत ही कारी होंगे और उससे जो अमेरिका का नुकसान है वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। मेरा नाम अजहर अली खान है और आप देख रहे हैं आज की बात। ईरानी पासदारा ने इनकलाब के तर्जुमान हुसैन मुहिब्बी बता रहे हैं कि ईरान ने एक ऐसा मिसाइल तैयार किया है जो न सिर्फ बहुत तेज़ है और बहुत कारी वार करता है, बल्कि ये ड्यूरिंग द फ्लाइट अपना पाथ चेंज कर लेता है, अपने टारगेट बदल लेता है और कहीं से रवाना किया जाता है लेकिन पहुंच कहीं जाता है और कुछ नए अंदाज से शिकार करके अपने अहदाफ को तबाह कर देता है। इससे दुश्मन वैसे ही घन चक्कर बन जाता है और उसको समझ में नहीं आता कि किस तरफ इंटरसेप्टर फायर करना है और इस बैलिस्टिक मिसाइल को किस तरह रोकना है, क्योंकि डिफेंस सिस्टम इस बात को समझ ही नहीं पाता कि ये किस हदफ की तरफ बढ़ रहा था और अब अचानक ही किस तरफ जा रहा है और इसका नया हदफ क्या है। इसलिए $4 मिलियन का इंटरसेप्टर बहुत आसानी से ज़ाया किया जा सकता है और ये एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए, ख़ास तौर पे अमरीकी और इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर मुसलसल काम कर रहा है और हर दफ़ा कुछ नए शाकार पेश करता है मैदान जंग में। पहले जिस ईरान को अमेरिका जानता था, उसके बैलिस्टिक मिसाइल बिल्कुल सीधे सीधे रवाना होते थे और हदफ की तरफ आकर गिर जाते थे और उन्हें तबाह कर देते थे। इसको रोकने का इंतज़ाम अमेरिका के पास थार्ड की सूरत में भी था और पैट्रियट की सूरत में भी था। दो बहुत ही मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम्स इनको नाकारा बनाने के लिए, इनको तबाह करने की सलाहियत रखते थे। लेकिन ईरान ने उसके बाद एक नई तब्दीली की, नई एपिसोड में नए मिसाइल के साथ आया और जब खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स ने हमला करना शुरू किया अमरीकी बेसिस पर मशरिक़ वस्ता में, तो पता चला अमरीकी हुक्काम को कि ये मिसाइल अपनी रफ्तार को भी बहुत ही अलग तरीके से मैनेज कर लेते हैं। कभी ये बहुत तेज़ हो जाते हैं, कभी बहुत स्लो हो जाते हैं और इससे इंटरसेप्टर और दिफाई निज़ाम को पता ही नहीं चलता कि उसको किस रफ्तार से जाकर इनको पकड़ना है, कितनी देर में जाके रोकना है और कितनी देर में जाके निशाना बनाकर तबाह करना है। इसीलिए बहुत सारे इंटरसेप्टर्स ज़ाया होना शुरू हो गए और इसी से जुड़ी खबर पिछले दिनों आपने देखी भी, जो मैंने भी अपने व्लॉग में बताया कि प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइल्स और ख़ास तौर पर इंटरसेप्टर्स जो हैं अमेरिका के, वो नुमायां हद तक कम हो गए हैं, तशवीशनाक हद तक कम हो चुके हैं और उनके लिए अब बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हैं डोनाल्ड ट्रंप भी और उनकी फ़ौज भी। अब ये जो नए किस्म के मिसाइल ईरान ने इस मैदान जंग में मुतारिफ कराए हैं, ये न सिर्फ अपना रास्ता बदल लेते हैं, अपने आदाफ को बदल लेते हैं, बल्कि एक नए अंदाज से दुश्मन पर वार करते हैं और इंटरसेप्टर को और इस डिफेंस लेयर सिस्टम को पता ही नहीं चलता कि उसको किस तरह जाके इस बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना है और उसको नाकाम बनाना है। क्योंकि जब वो टारगेट ए को सेट करने के लिए करके फायर किया जाता है ये बैलिस्टिक मिसाइल, तो वहाँ से इंटरसेप्टर भी इसी को रोकने के लिए फायर किया जाता है। लेकिन ये अचानक टारगेट ए को छोड़कर बी सी डी ई को भी छोड़कर एफ जी को भी छोड़कर उससे भी आगे किसी टारगेट को निशाना बनाता है और उसके बाद कहीं और चला जाता है, सिम्त भी तब्दील कर लेता है, रफ्तार भी तब्दील कर लेता है, हदफ भी तब्दील कर लेता है और इंटरसेप्टर जो $4 मिलियन का इस तरफ से फायर किया जाता है अमेरिका की तरफ से, वो उसके पास ये सलाहियत नहीं होती कि वो मिड फ्लाइट अपना कोई पाथ चेंज कर ले और वो उस बैलिस्टिक मिसाइल के जो पाथ उसने चेंज किया है, कहीं और चला गया है, उसका पीछा करता हुआ अपने पाथ को छोड़ के कहीं और चला जाए, उस मिसाइल के पीछे चला जाए और उसको जाके निशाना बनाए, उसको तबाह कर दे। इसीलिए ये इंटरसेप्टर ज़ाया चला जाता है और ये अभी मैं सिर्फ एक इंटरसेप्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब बैलिस्टिक मिसाइल का बैराज फायर किया जाता है, यानी एक से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए जाते हैं, तो उनको रोकने के लिए भी इंटरसेप्टर्स एक के बाद एक चलाए जाते हैं। $4-4 मिलियन के कम से कम 5-10 इंटरसेप्टर्स चलाए जाते हैं और इसका मतलब ये है कि $40 मिलियन के इंटरसेप्टर्स चले जाते हैं फ़िज़ा में और किसी एक बैलिस्टिक मिसाइल को भी निशाना नहीं बना पाते, क्योंकि वो अपना मिड फ्लाइट पाथ चेंज कर चुके होते हैं और कहीं और रवाना हो जाते हैं और ये तमाम इंटरसेप्टर्स ज़ाया चले जाते हैं। तो इस तरह एक तीर से दो अमरीकी आदाफ का शिकार किया जा रहा है। एक तो उनके आदाफ को चेंज करके उनको तबाह किया जा रहा है और दूसरा अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को बचाकर उनके इंटरसेप्टर्स को ज़ाया कराकर एक बहुत बड़ा नुकसान है, खसारा है जो मुस्तकिल अमरीकी फ़ौज के खाते में आ रहा है और अमरीकी फ़ौज परेशान है, क्योंकि उसके कीमती असासे एक एक करके तबाह हो रहे हैं एयर बेसिस पे और इसीलिए मशरिक़ वस्ता की एयर बेसिस अब सुनसान हो गई हैं और अमरीका वहाँ से अपना कीमती सामान हर्ब
نکال کر اسرائیل یا یورپ میں سے کسی جگہ لے گیا ہے، لیکن وہ اس وار تھیٹر میں اب مزید اپنا سامان حرب نہیں رکھ سکتا کیونکہ امریکہ مکمل طور پر غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ یہ جو نئے قسم کی میزائل ایران نے تیار کیے ہیں، بیلسٹک میزائل، ان میں سیکیور ڈیٹا لنک کی کیپیبلٹی لازمی موجود ہے۔ اسی طرح اینٹی جیمنگ کی بھی بہت ہی اسٹرانگ کیپیبلٹیز ہیں، اس کو جیم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی نیویگیشن بھی بہت شاندار ہے، اس کی آن بورڈ پروسیسنگ پر بھی بہت کام کیا گیا ہے اور آٹونومس گائیڈنس کے ذریعے اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تم کس طرح مڈ فلائٹ اپنا پاتھ چینج کر سکتے ہو اور کسی اور ہدف کی طرف جا سکتے ہو۔ امریکی دفاعی نظام جتنے بھی جدید ہوں، ان کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی مڈ فلائٹ پاتھ چینج کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کو ٹریک کر سکیں، ڈھونڈ سکیں، ان کے پیچھے جا سکیں اور اس کے بعد انہیں نشانہ بنا کر تباہ کر سکیں۔ اسی لیے امریکی فوج بہت زیادہ پریشان ہے اور یہی وہ ایج ہے جو ایران کی فورسز کو حاصل ہو گیا ہے امریکہ پہ، اور اب اگر کہیں پر بھی حملہ کیا گیا اسرائیل پر یا امریکی کسی مفادات پر تو اسی طرح کے حملے کیے جائیں گے، انہی بیلسٹک میزائلز کا استعمال کیا جائے گا اور تمام قسم کے جو ڈیفنس سسٹمز ہیں وہ یہی دیکھتے رہ جائیں گے کہ جس میزائل کو وہ روکنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے وہ تو فضا میں ہی اپنا راستہ بدل گیا اور کسی اور رفتار سے کسی اور ہدف کی طرف چلا گیا۔ ان بیلسٹک میزائلز کو روکنا ہی امریکی فوج کے لیے چیلنج نہیں ہے، بلکہ ایک چیلنج اور بہت بڑا ہے کہ جب ان کا کمبینیشن بنایا جاتا ہے جدید ترین ڈرونز کے ساتھ، خاص طور پہ جیٹ پاورڈ حدید 110 ڈرون جو بالکل ہی نیا لانچ کر کے میدان جنگ میں لایا گیا تھا ایران کی جانب سے، اگر اس کے ساتھ کوئی کمبینیشن بنا کے بھیجا جاتا ہے تو انٹرسیپٹرز کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ڈیفنس سسٹمز کو کہ کس کو تباہ کرنا ہے، پہلے ڈرونز کو تباہ کرنا ہے یا بیلسٹک میزائل کو تباہ کرنا ہے۔ اور ڈرونز بھی وہ ڈرونز ہیں جن کو پڑھنا، جن کو دیکھنا رڈار کے بس کی اب بات نہیں رہی، کیونکہ ان کے بلیڈز میں ایک خاص قسم کی کوٹنگ کی گئی ہے جو رڈار سے ان کو محفوظ رکھنے میں اور ان کو اوجھل رکھنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح حدید 110 کی جو رفتار ہے وہ تقریباً 510 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جو شاہد 136 ڈرون کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران بہت ہی نئے زاویوں سے وار کر رہا ہے اور اس کے حملوں کو روکنا اب امریکہ کی اس پرانی ٹیکنالوجی کے بس کی بات نہیں رہی جسے وہ جدید سمجھ کر مشرق وسطیٰ کے وار تھیٹر میں لایا تھا۔ امریکہ نے اپنی بہت ساری وار ٹیکنالوجی کے اوپر پچھلے کچھ عرصے کے دوران بہت زیادہ کام نہیں کیا ہے اور اسی لیے ایران اسے مسلسل سرپرائز دے رہا ہے اور اسی لیے ایران جیسا چھوٹا عسکری ملک اب امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور وہ اس سے نمٹنے کی صلاحیت مکمل طور پر کھوتا نظر آ رہا ہے۔ تو ایک بات تو طے ہے کہ ایران نے کچھ ایسے سرپرائزز تیار کیے ہیں جو امریکہ اور اسرائیل کو بالکل ہی چونکا کر رکھ دیں گے، انہیں حیران کر دیں گے، اور اگر کسی طرح کا مس ایڈونچر کیا گیا تو آنے والے دنوں کے اندر نہ صرف تل ابیب بلکہ مشرق وسطیٰ کی وہ ایئر بیسز جہاں پر امریکہ کہیں نہ کہیں اور کسی نہ کسی طرح موجود ہے وہ سب گرم ہو جائیں گی اور آسمان سے ایک نئی قیامت ٹوٹتی دیکھی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔